तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। सब चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ नहीं ले सकेंगे। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। सभापति का कहना है कि मामला फिलहाल विशेष अधिकार समिति के पास है। आपको बता दें कि राज्यसभा जाने के लिए संजय सिंह दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से खास अनुमति लेकर आए थे, लेकिन अब उन्हें शपथ लेने से रोक दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली के महरौली इलाके में 800 साल पुरानी अखुंदजी मस्जिद पर डीडीए के बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को 12 फरवरी तक भूमि की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को डीडीए ने मस्जिद और मदरसे के हिस्से को ढा दिया था। अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में हिंदुओं के मूल स्थानों को लेकर मांग तेज हो गई है। इन दोनों जगहों को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा है कि अयोध्या के बाद अगर काशी और मथुरा शांतिपूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं तो हिंदू समुदाय विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए अन्य सभी मंदिरों से संबंधित मुद्दों को भूल जाएगा। देश भर की 56 राज्यसभा सीटों पर अप्रैल में चुनाव होना है और उससे पहले 15 फरवरी उम्मीदवारों के ऐलान की आखिरी तारीख है। इस बीच भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि संगठन में महामंत्री जैसे अहम पदों पर काम करने वाले कई नेताओं को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसके अलावा ऐसे कई केंद्र मंत्रियों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा जो अब तक राज्यसभा में थे। मुफ्ती सलमान अल अजहरी को भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें रात में घाटकपुर थाने में रखा गया, जहां मौलाना के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। बाद में पुलिस को लाठी भी भाजनी पड़ी है। दरअसल जूनागढ़ के मैदान में कथित तौर पर विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मौलाना अजहरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 31 जनवरी को आयोजित किया गया था। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी सरकार का वर्ष 2024-25 का बजट विधानसभा में पेश किया है। योगी सरकार ने इस साल 73,06,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में यूपी सरकार ने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। साथ ही धार्मिक महत्व वाले शहरों को भी बड़ी सौगात दी गई है। इसमें प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा और बनारस भी शामिल है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को साजिश करार देते हुए कहा है कि इसकी कोशिश 2022 से चल रही थी। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा साजिश रचे जाने के बाद राजभवन ने भी गिरफ्तारी में भूमिका निभाई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो आंसू नहीं बहाएंगे और उचित समय आने पर सामंती ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि विधानसभा में उनके खिलाफ एक भी सबूत पेश किया गया तो वो राजनीति और झारखंड छोड़ देंगे। गुजरातियों पर विवादित टिप्पणी पर फंसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने माफी मांग ली है। खबर है कि इस संबंध में उन्होंने देश के शीर्ष न्यायालय में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। इससे पहले यादव ने मामले को गुजरात के बाहर नई दिल्ली भेजने के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। झारखंड में नवगठित चंपाई सोरेन सरकार ने बहुमत परीक्षण पास कर लिया है। सोमवार को विधानसभा में हुए बहुमत परीक्षण में कुल 47 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया है, जबकि विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। मालदीव और भारत के बीच जारी तनाव और बढ़ने की आशंका है। मालदीव ने आरोप लगाया है कि भारतीय तटरक्षक पिछले दिनों मालदीव के 3 मछली पकड़ने वाले जहाजों पर चढ़ गए थे। अब मालदीव सरकार ने भारत सरकार से इस बारे में व्यापक जानकारी मांगी है कि आखिर भारतीय कोस्ट गार्ड्स मालदीव के जहाज पर क्यों चढ़े थे। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अचानक शुरुआत को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद सहित मुस्लिम संगठनों के नेताओं ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले को राष्ट्रपति के पास ले जाने की बात कही है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तत्वाधान में मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि वो अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए राष्ट्रपति से समय मांग रहे हैं और वे देश के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को भी पत्र लिख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी शनिवार को देवघर पहुंचे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ धाम में जाकर पूजा अर्चना की और रुद्र अभिषेक भी किया। हालांकि मंदिर परिसर से निकलते वक्त उस
वक्त हंगामा हो गया जब कुछ लोग उनके सामने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है। आडवाणी के परिवार ने इस पर खुशी जताई है और पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी को दिल्ली में उनके आवास पर आडवाणी के साथ बैठे देखा गया और उन्होंने अपने पिता को लड्डू देकर बधाई दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को दावा किया है कि वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देना एक गलत निर्णय है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां गई थी वहां दंगे हुए थे। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई है। पिछले साल सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उदयनिधि को बेंगलुरु कोर्ट ने समन किया है। बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने बेंगलुरु के स्थानीय परमेश की शिकायत पर मंत्री को तलब किया है। कोर्ट ने उदयनिधि को 4 मार्च को होने वाली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने शनिवार को बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आरोप लगाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल से 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। दिल्ली से बरेली लौटे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान देश प्रेम की वजह से सब्र किया हुआ है। हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हिंदुस्तान में जंग का माहौल हो जाएगा। मौलाना ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार में एनडीए के विधायकों और एमएलसी को नीतीश कैबिनेट के विस्तार का बेसब्री से इंतजार है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चा तेज हो गई है। बजट सत्र 12 फरवरी से शुरू हो रहा है जो पूरे महीने चलेगा। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार जल्द ही कर दिया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र के मोदी सरकार के अंतरिम बजट को जमीनी वास्तविकता से दूर चुनावी लुभाने वाला बजट करार दिया है। बसपा प्रमुख ने गुरुवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले संसद में आज पेश बजट जमीनी वास्तविकता से बहुत दूर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को ईडी के समक्ष पेश होने की संभावना नहीं है। ईडी ने बुधवार को केजरीवाल को एक नया और 5वां समन जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बजट 2024 पेश किया है। ये मोदी सरकार का अंतरिम बजट था क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है। इस बजट में वित्त मंत्री ने पिछले 10 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को लेकर 8 दिन लंबी चली बहस गुरुवार को समाप्त हो गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 7 जजों की संवैधानिक बेंच में चल रही बहस गुरुवार को और दिलचस्प मोड़ लेती दिखी। एएमयू की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को लेकर चली बहस पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आज एएमयू के अल्पसंख्यक स्थान होने पर ही अदालत में डिबेट करनी पड़ रही है। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने गुरुवार को उत्तर और दक्षिण भारत को लेकर एक बयान दे दिया है जिससे विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक को केंद्र सरकार पर्याप्त पैसा नहीं दे रही है। इसी वजह से उनके पास दक्षिण भारत को लेकर अलग राज्य की मांग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन को फायदा होगा, ये सवाल अभी सभी के मन में गूंज रहा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद हुए एक सर्वे के आंकड़े जारी हुए हैं। इसमें बताया गया है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने से विपक्षी दलों को आगामी चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है।